नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट को ध्यान में रखते हुए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा केवल जीएस से संबंधित जीएस के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है अमीर खुसरो एटा यानी एटा के पटियाली, तो एकदम सही है ये। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित रहे हैं, ये भी ठीक है। जोश मलिहाबाद से संबंधित है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर पूछा है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैपिंग वगैरह आपने पढ़ी होगी, तो आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये 3 राज्य मिलाते हैं जो, लेकिन नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं होती है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों राज्य आसाम, मेघालय और मिजोरम, इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है 11 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, 7 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में यूपी को विभाजित किया गया है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो 9 क्षेत्र हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक तरफ से मैं बोलता जा रहा हूँ। ये है, पहला आता है भावर और तराई क्षेत्र, दूसरा था पश्चिमी मैदान क्षेत्र, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र तथा विंध्याचल क्षेत्र। ये इस प्रकार 9 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनवाई? तो टीपू सुल्तान ने जो राजधानी बनवाई थी अपनी, 4 विकल्प हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है टीपू से संबंधित कि उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहाँ से टीपू सुल्तान से पूछे जाते हैं। राजधानी श्रीरंगपट्टनम, मृत्यु 1799। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साइमन कमीशन पहली बार कब आया? तो साइमन कमीशन जो बन के तैयार हुआ था 1927 में बना था लंदन में। ठीक है, लंदन में बना था, लेकिन भारत कब आया? भारत आया था 1928 में। और इस कमीशन में क्या था कि सारे के सारे सदस्य ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। ठीक है, तो इसका जोरदार विरोध हुआ था भारत में आके। बना कब था? 1927 में। कहाँ पे? लंदन में। पहली बार कब आया? 1928 में। ठीक है, और सभी सदस्य कैसे थे? ब्रिटिश वासी थे या अंग्रेज थे, तो इसका घोर विरोध हुआ यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 भारतीय इतिहास से किससे संबंधित है? कलकत्ता में दिल्ली राजधानी बदल जाने से। ये तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन बनी थी 1912 में। ठीक है, ये बंगाल विभाजन ये भी गलत है, ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। अब 1919 में जो 2 विकल्प बचते हैं आपके लिए, तो जो सही विकल्प है बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने इसमें बहुत हत्याकांड करवा दिया था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में, जिसमें डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें भारी संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी 1919 में, 13 अप्रैल 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। पहला अधिवेशन इसका बम्बई में हुआ था। पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये बनाई किसने थी, इसकी स्थापना किसने करी थी? ये जो A.O. ह्यूम करके एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, कोई ब्रिटिश था, उसने भारतीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। पहला अधिवेशन बम्बई 1885, अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न, मुंडा जनजातियां अधिकांश कहाँ पे बसी हैं? तो मुंडा जनजाति कहाँ पे बसी हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार।
तो देखिए मुंडा जनजातियाँ वैसे झारखंड में ही पाई जाती है, तो झारखंड अलग हुआ था किससे, बिहार से अलग हुआ था। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मुंडा जनजाति है बिहार के पहाड़ी इलाके हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भील पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है कोल, खरवार आदि, ठीक है। और असम में बोडो, रावा, दिमरा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि पाई जाती हैं, ठीक है। तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना है, ठीक है। तो खान, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। तो सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के थे, अफगानिस्तान के, ठीक है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्न भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं कौन सा राज्य है ऐसा जिसमें लौह उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए बिहार में होता है, एमपी में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 फीट, 5.5 फीट। यदि मीटर की बात करें तो 1 मीटर की बात करें 1.676 मीटर, ठीक है। मीटर में हो जाएगी 1.676 मीटर, और फीट की बात करें 5.5 फीट, ठीक। तो ये मीटर और यह भी उसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 37 कहता है, निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध हुए। दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर की शल्य क्रिया के अध्ययन के लिए। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 37 के लिए। तो निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हुए थे ऑप्शन बी, कि उन्होंने बताया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। इससे पहले जो धारणा थी, उन्होंने बताने से पहले कि जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये गलत साबित किया और बताया कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ना कि पृथ्वी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप जो टापू है कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो ये 4 विकल्प में, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में, यानी ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है गोभी का मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में। ये 4 विकल्प में, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो ये जो है गोभी का मरुस्थल ऑप्शन ए चीन में, मंगोलिया जो क्षेत्र है, मंगोलिया हम चीन में स्थित है, ठीक है। मंगोलिया और चीन में स्थित है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक। और भारत में कौन सा है, भारत में है थार रेगिस्तान, और अफ्रीका में सहारा, सबसे बड़ा जो है सहारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, यानी सीन नदी के किनारे कौन सा नगर है, लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट। ये आपके पास विकल्प हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस, ठीक है। सीन नदी के तट पर पेरिस शहर बसा हुआ है, और रोम नगर है टाइबर नदी के किनारे, और फ्रैंकफर्ट है राइन नदी के किनारे, ठीक है। इस प्रकार ये लंदन टेम्स नदी के किनारे, तो पेरिस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि और रिपीट होता रहता है। प्रश्न नंबर 41, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है सुएज नहर के द्वारा, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है, ये ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, देखिए 3 विकल्प है, एक और विकल्प अगले स्लाइड में मिलेगा आपको। ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज,
पृथ्वी की सतह से लगभग 10-20 किलोमीटर नीचे परत। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। जो इसका सही उत्तर होगा, अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा अगले इसमें, ये चौथा विकल्प है। पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है, जो हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, जो कैंसर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, यदि ओजोन लेयर ना हो तो पराबैंगनी किरण आएंगी, जो स्किन त्वचा कैंसर है उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको असत्य कथन को चुनना है। प्रश्न नंबर 43 के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये तो सत्य है भाई, हमें असत्य चुनना है, तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। जो हमें गलत चुनना था, गलत उत्तर चुनना था, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं कराता है। बाकी के तीनों विकल्प सही है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार होता है, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा निर्वाचन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या अधिकार नहीं देता भारत के राष्ट्रपति को संविधान? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो ये जो संविधान उन्हें नहीं देता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता। राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है, वो की जाती है भाई राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, और बाकी के तीनों विकल्प सही है। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है, कम से कम रोक सकती है? 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक, 14 दिन तक। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। और मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसका उत्तर जानते होंगे, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, अनुच्छेद 109(5) के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 109 के अनुसार ये होता है ऐसा। ठीक है, यदि 14 दिन से ज़्यादा हो गए तो वो अपने आप राज्यसभा में स्वतः पारित हो जाता है, अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो पहला संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1950, 51, 55, 58। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में प्रथम अमेंडमेंट एक्ट आया था, यानी प्रथम संशोधन हुआ था। और संशोधन क्या था? जो संविधान 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। 31 ख, अनुच्छेद 31 ख और 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। और इसमें अनुच्छेद 19 में वाक और व्यक्ति जीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। 1955 में 5वां संशोधन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो मैं पहला संशोधन कब हुआ था? 51 में। ठीक है, अगला प्रश्न है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का राज्य बना था, कब बना था? कौन से संशोधन के द्वारा बना था? तो पहला संशोधन 51 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछा सिक्किम किस संशोधन के द्वारा राज्य बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया था। संविधान के 35वें संशोधन 1974 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का क्या उद्देश्य था? जो सार्क है उसका उद्देश्य क्या है? एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग। तो प्रश्न नंबर 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा सार्क का है क्षेत्रीय सहयोग, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क में 8 राज्य हैं, 8 देश हैं। सार्क का जो मुख्यालय है ढाका में है। ठीक है, सॉरी काठमांडू में। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। इसका जो मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? निर्गुणता, आर्थिक सहयोग में विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, देशों के मध्य मित्रता, शांतिपूर्ण अस्तित्व। ये आपको चुनना है सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित प्रधानमंत्री चीनी चाउ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में वार्ता के दौरान 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे। ठीक,
इसीलिए इसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री पाल निम्न में से किस क्षेत्र में सुपरिचित नाम है? बछेंद्री पाल, तो बछेंद्री पाल पर्वतारोहण में प्रसिद्ध नाम है। ये माउंटेन, जो हमारे माउंटेन होते हैं उन पर चढ़ाई करती हैं। तो 51 का डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवरेस्ट जो हमारा नेपाल में है, एवरेस्ट, उस पर ये पहली भारतीय और विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, पहली भारतीय थी और विश्व की 5वीं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। प्रश्न नंबर अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा दिया था? जय जवान जय किसान। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो गुरुदेव के नाम से कौन जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि में 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक सरकारी योजना है, ये किससे संबंधित है? ये 54वें प्रश्न में आपको बताना है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम सुधारने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ठीक है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा एवं गुणात्मक सुधार करना था। इसका जो प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना है। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चिपको आंदोलन क्या है या किससे संबंधित है? छुआछूत रोकने के आंदोलन, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, दुग्ध उत्पादन, और इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वृक्षों को बचाने के लिए। एक आंदोलन था जिसमें पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है, कि वृक्षों की हमें कटाई नहीं करनी है। ये पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था जिसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नयनतारा सहगल। तो इसके जो लेखक थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें रॉकेट मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो अब्दुल कलाम, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम। और जवाहरलाल नेहरू की जो भारत की खोज के नाम से इन्हें एक पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की कार्यभाषाएं, यूनेस्को की कार्यभाषाएं कौन? केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी फ्रेंच, अंग्रेजी फ्रेंच रूसी। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है प्रश्न नंबर 57 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी का यूनेस्को की भाषा है। ठीक है, और इसका मुख्यालय यूनेस्को का कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस, पेरिस में है। और इसका जो गठन हुआ था 1946 को हुआ था, फ्रांस, पेरिस में है। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच की भाषाएं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन एस राधाकृष्णन, मुल्कराज आनंद, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। ये 4 विकल्प में, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है प्रश्न नंबर 58 के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना करी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की थी। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने की थी इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, और मुल्कराज आनंद ने करी थी कुली कॉन्फ्रेंस ऑफ ए लवर टू लिव एंड वर्ड। तो ये करी थी। ठीक है, इस प्रकार। तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, बीज शोधन बीमारी के लिए किया जाता है, यानी कौन सी बीमारी के नियंत्रण के लिए बीज शोधन किया जाता है? मृदा जनित, वायुजनित, बीज जनित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर चुनना है प्रश्न नंबर 59 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज जनित करने के लिए। ठीक है, बीज जनित का मतलब है मृदा जनित बीमारियों के लिए मृदा का शोधन किया जाता है, जिसमें बीज शोधन बीज जनित बीमारियों के लिए किया जाता है। ठीक, सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो अपने पद एवं प्रभाव के कारण नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं क्या कहलाते हैं?
बौद्धिक नेता, कूटनीतिक नेता, संस्थागत नेता, क्रियात्मक नेता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 60वें प्रश्न का आपको सही उत्तर लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्थागत नेता। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषाएं को मुख्य कितने भागों में बांटा सकता है? 2, 3, 4, 5। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही होता है ऑप्शन ए, एक बेसिक और एक मशीन। ठीक है, इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पर पूछा है असेंबली भाषा है 0 एवं 1 अंक पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। 62 का हमें लगाना है। तो ये जो अक्षरों पर आधारित है, ठीक है, असेंबली भाषा अक्षरों पर और बाइनरी अंकों पर, ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी के लिए ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? ऑप्शन महाराष्ट्र धर्म, शुद्धताद्वैत, अनेकांतवाद, विशिष्टाद्वैत। ये 4 विकल्प में, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो वल्लभाचार्य जो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये एक वैष्णव संत थे, विष्णु भगवान को मानने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे पूछा है फयान का भारत आगमन का लक्ष्य मिशन क्या था? ये फयान था, भारत आया था, उसका मेन उद्देश्य भारत आने का क्या था? तो मेन उद्देश्य था भाई साहब उसका ऑप्शन सी उद्देश्य था। ठीक है, जिसमें उसे बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना उसका मेन उद्देश्य है, यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कलीम। ठीक है, शाहजहां के राजकवि था ये। काशी जो मराठा काल में 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यदर्शी थे। ठीक है, काशी मराठा काल में 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध था इसके प्रत्यदर्शी थे। इन्होंने मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? अबुल शेरी, अबुल फजल फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, बदायूनी ने राजा रामायण का, राजा टोडरमल ने भगवान पुराण का, इब्राहिम सरिंदी ने अर्थवेद का, अथर्ववेद का, और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, मुकम्मल खान ने गुजराती में ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक तजक का। तो इस प्रकार उन्होंने की थी। ठीक है, तो बदायूनी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन कामा गाटा मारू घटना से संबंधित? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह। ये सही उत्तर आपको चुनना है प्रश्न नंबर 67 के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह, इसका सही उत्तर है। ठीक है, कामा गाटा मारू एक जहाज था जिसने भारतीयों को कनाडा ले जाना था। 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने इसे वापस इंडिया भेज दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीमा आयोग की अध्यक्षता, जो सीमा बनाएंगे नहीं भारत पाकिस्तान और इस तरह से देशों के बीच में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ। क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो सीमा आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था रेड क्लिफ को बनाया गया था, और इन्होंने ही एक रेखा खींच दी बीच में, उसी रेखा को हम रेड क्लिफ नाम से जानने लगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 68 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69, सतपुड़ा एवं विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी? गोदावरी, गंडक, ताप्ती, नर्मदा। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा इसका सही उत्तर है। सतपुड़ा और विंध्या के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। प्रश्न नंबर 17 के लिए तो खुला नाला कहा जाता है भाई ऑप्शन बी, यमुना। क्योंकि ज़्यादातर ये शहरों से बिलोंग करती है और इसमें शहरों के जो नाले हैं, गंदगी है, कारखाने, तो इसमें आते हैं। तो बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों
के प्रशासन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 71 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम से संबंधित है। और ये जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 275 में इसके बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ था, जिसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। जो उद्घाटन हुआ था अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, 11 दिसंबर को, और राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आज के इस लेक्चर में यानी प्रैक्टिस सेट 1 में इतने ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया था। यदि आपको पसंद आए हो तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने मित्रों में शेयर, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।